पहले तो शिवली फराज साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका, और ये में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। और ये भी ट्रेडिशन है हमारे जमात का कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आगे निकली हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप इधर आ जाएंगे सारे। नहीं सही है, सही है। उधर हो रहा है। आवाज़ आ रही है ना, हिलने की जरूरत नहीं है। हाँ फिर इधर आ नहीं 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 मैं आप लोग मैं इसी का तो डर है, ताकि गलत ना समझ लें, माइक में आवाज़ सारा सही रिकॉर्ड हो जाए ना। हाँ हाँ, ये ना आवाज़ आपकी हर जगह जाती है आवाज़। और कराची वालों को सही आती है। अच्छा जी, वो भी जहाज़ में। अच्छा जी, तो कौन सा माइक है? ये ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो जैसे मैं कह रहा था कि पहले तो शिबली साहब आप मुबारक, आपको बहुत मुबारक। और अगर ये इसी तरह, ये असल में जमहूरी रिवायत यही रखनी होती है कि आप जवाबदेह होते हैं अवाम के सामने और मीडिया के सामने, और आपको सवालों के जवाब देने होते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपसे पूछें कोई सवाल कि अपार्टमेंट कहाँ से ख़रीदे थे, तो आप उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन पे पथराव शुरू कर दें। तो जो सवाल है आप पूछें और आपको जवाब इसके मिलेंगे। देखिए जी, जो वजारत है, जैसे शिबली साहब ने कहा, पहले ये पोर्ट्स एंड शिपिंग कराती थी, और अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम कहलाती है, मैरी टाइम अफेयर्स। इसके जो जब ओथ लिया था, तो जो पहले इसका जो सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट था, या जो लोग इसके बारे में सोचते थे, तो पहली चीज़ आती थी कि जनाब प्लॉट बेच दिए KPT के, और पोर्ट कासिम के प्लॉट बेच दिए, और जनाब बड़ा माल कमा लिया, जो कि सही सोचते थे। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई गलत कोई नहीं सोचता था, ये सही सोचते थे कि जी प्लॉटों पे कब्जा करा लो, और पोर्ट कासिम के प्लॉट जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वो सस्ते दामों बेच दो और माल बनाओ। और कोई इसके अंदर कभी कोई सीरियसली किसी ने सोचा नहीं कि ये मैरी टाइम का सब्जेक्ट जो है ये कितना डीप और कितना बड़ा है। सबसे बड़ा चैलेंज यही था, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो ब्लू इकॉनमी कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया में, वो जब मैं बात करता था तो लोग मुझसे पूछते थे ये ब्लू इकॉनमी क्या चीज़ है, तो समझाना पड़ता था और आज भी समझाना पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक अप्रिशिएट किया, ट्वीट की थी हमारे मिनिस्ट्री की एक शिपिंग पॉलिसी पे। तो मुझे बड़े बड़े काफ़ी पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लोगों का फ़ोन आया, लोगों का, उन्होंने कहा जी ये ब्लू इकॉनमी क्या होती है। तो उसको पहले आसानी से समझा देंगे, जैसे इंडस्ट्रियल इकॉनमी होती है, एग्रीकल्चर इकॉनमी होती है, डिजिटल इकॉनमी होती है, इसी तरह ब्लू इकॉनमी भी होती है, जो कि सी शोर से लेके और सी ट्रेड और वो सारा इसके अंदर इनकम्पस होता है। और ये ग्लोबली इसके जो नेट एसेट्स हैं वो एस्टिमेटेड $23 ट्रिलियन के हैं। दुनिया के अंदर जो भी आप मुल्क उठा लें, तरक्की याफ्ता मुल्क, या कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का कोई टॉप शहर ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, न्यू जर्सी ले लें, सैन फ्रांसिस्को ले लें, अमेरिका का कोई शहर ले लें, इंग्लैंड का लंदन ले लें, इधर आ जाएं, इसमें मलेशिया पूरा ले लें, चाइना की पूरी डेवलपमेंट देख लें आप, जितने भी बड़े शहर हैं, दुबई देख लें जो कि कंटेम्प्रेरी सबसे आखिर में नया पोर्ट वो बना हुआ है। जितने भी बड़े शहर हैं वो सारे पोर्ट सिटीज़ होते हैं, और कॉन्सेप्ट हमेशा ही होता है कि पोर्ट्स जो होते हैं वो शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा उनका हाथ होता है। सैडली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं था। तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये रहा कि पहले अपने आप को भी एजुकेट करना सारी दुनिया के पोर्ट से, और बाकी फिर अपने कॉलीग्स को भी और बाकी लोगों को भी, और जो पोर्ट चलाने वाले लोग हैं उनको भी, कि जनाब ये देखें ये ब्लू इकॉनमी का ये सब कुछ हिस्सा है। अभी जो वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है ना ब्लू इकॉनमी, उसमें वो पोर्ट्स भी डिफाइन करता है, शिपिंग भी डिफाइन करता है, एनर्जी भी डिफाइन करता है। क्योंकि ये दोनों भाई बैठे हुए, सबसे ज़्यादा वजीर कोई मुझे अगर फ़ोन करता है तो ये नदीम बाबर या उमर अयूब। वो कहते हैं जी कोयले का जहाज़ लगा दो, वो कहते हैं जी LNG का जहाज़ लगा दो, वो कहते हैं जी पेट्रोलियम का जहाज़ लगा दो, वो कहते हैं जी मो गैस का लगा दो। तो ये एक, अगर आपके पोर्ट्स बंद हो जाए तो ये ना, ये सारा जो फ्यूल है, जिसकी उमर थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर आपकी 70% एनर्जी बनती है, वो इम्पोर्टेड फ्यूल सारा का सारा पोर्ट्स पे आता है।
ये और भी इसके साथ कोस्टल टूरिज्म डेवलपमेंट, जितना सारा कोस्ट है वो क्योंकि पोर्ट्स के साथ की सारी ज़मीन होती है, वो सारी ज़मीन पोर्ट्स की होती है। आप कराची से जो वाकिफ़ है, दुनिया भर के अंदर जो समंदर के सामने ज़मीन है वो सबसे महंगी ज़मीन होती है, और हमारे पास कराची में माशाल्लाह जो KPT की सारी ज़मीन पोर्ट के सामने है वो सारी की सारी इंक्रोच हुई है। वो सारी KPT की ज़मीन इंक्रोच हुई ओवर द ईयर्स, ओवर द लास्ट 40-50 ईयर्स। कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी कि ये $multi-billion की ज़मीन है जिसके ऊपर पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है या चढ़ा ही ना, वो सारी की सारी सस्ते दामों में इंक्रोच हुई। तो ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स के कुछ MPAs भी थे, उनकी भी बड़ी सारी फाइलें इंक्रोचमेंट में, और आपको पता है कि बड़े नैब के केसेस वगैरह भी चल रहे हैं। और इसमें फ़िशरीज़ आ जाता है। अब फ़िशरीज़ का सेक्टर पाकिस्तान में आज हम कोई 450 मिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा पोटेंशियल इज़ अबाउट $2.5 बिलियन US। लेकिन फ़िशरीज़ क्योंकि कभी इसके ऊपर आप सबसे पुराना हमारा मुश्किल तबका कौन सा है जो कराची में आप देखें, माहीगिरों का। कभी उनके ऊपर किसी ने कोई सोचा ही नहीं कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करें, उनको कैसे बताएं कि जी ये जो मछली आप पकड़ रहे हो, जो आप $1 में बेच रहे हो, आप तरीका बदल दो मछली पकड़ने का, तो यही मछली आप $10 में पर किलो बेच सकते हो, तो ये उनकी भी इनकम जनरेशन ज़्यादा हो जाए। सो ये चैलेंजेस सारे थे, और अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हमने इन चैलेंजेस को किस तरह एड्रेस किया। जो सबसे पहली चीज़ हमने की, और जो मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, मैं ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लूँगा, वो थी जब हम आए तो हमने देखा कि जो पाकिस्तान का फ्रेट बिल है वो तकरीबन $5.5 बिलियन है। क्योंकि जो भी आप इम्पोर्ट कर रहे हो उसमें आप जो फ्रेट के पेमेंट कर रहे हो वो तो फॉरेन करेंसी में कर रहे हो, क्योंकि आपके अपने जहाज़ ही नहीं है। तो पहले हमने PNSC में 9 जहाज़ थे, उसमें 2 नए जहाज़ ऐड किए मो गैस के लिए। उसके बाद अब हम जो पिछले 10-15 दिन पहले जो हमने शिपिंग पॉलिसी अनाउंस की है, जिसमें हमने इंसेंटिवाइज कर दिया प्राइवेट सेक्टर को कि प्राइवेट सेक्टर इस इंडस्ट्री में घुसे। APL हो गया, कॉस्को हो गई, जो बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर शिपिंग लाइंस हैं, ये प्राइवेट सेक्टर कुछ ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं। तो हमने ये पॉलिसी बनाई है, उसमें ना आपको पता है कि ना इनकम टैक्स टिल द ईयर 2030 2020-30 तक कस्टम ड्यूटी वेव्ड ऑफ है, इनकम टैक्स वेव्ड ऑफ है, सेल्स टैक्स नहीं है, फर्स्ट बर्थिंग राइट है पाकिस्तानी पोर्ट्स पे अगर जहाज़ पाकिस्तान में SECP रजिस्टर्ड कंपनी और जहाज़ पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर हो। जो GRT टैक्स होता है वो भी कम है। तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ वो ये थी कि स्टेट बैंक से हमने बड़ी बात करके एक LTFF कहलाता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी, क्योंकि बड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, 10-15-20 मिलियन डॉलर का जहाज़ होता है। तो हमने उनको कहा कि जी जो आप डॉलर आपको कमा के देते हैं एक्सपोर्टर, आप उनको इतने कम मार्कअप पे लोन्स फर्निश करते हैं, तो जो बचाएगा उनको भी कर दें। तो वो भी एक बड़ा बैक एंड फोर्थ होने के बाद वो हो गया, और वो ग्लोबली काफ़ी एक्सेप्टेंस उसकी आ रही है। और मैं एक अच्छी खुशखबरी बताऊँ कि देयर आर 4-5 बिजनेस हाउसेज जिनसे मेरी बात हुई है, वो मिल के शायद एक पाकिस्तान की एक प्राइवेट सेक्टर की बड़ी शिपिंग कंपनी वो लॉन्च करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले वो एक 2 जहाज़ लेने की बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि हम मिल के वी कैन लॉन्च अ बिग कंपनी। दूसरा जी मेरे पास KPT था, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि KPT की जो लैंड है उसको हमने KPT को कहा है कि पूरा डिजिटाइज करें और रीइवैल्यूएट करें, बिकॉज कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक KPT की जो ज़मीन है, जो कुछ कब्ज़े में है और जो अभी भी कब्ज़े में नहीं है, उसकी जो करंट मार्केट वैल्यू है वो $15 बिलियन की बनती है। अब आप $6 बिलियन के लिए तो IMF में भी जाते हैं, सारी उनकी भी मानते हैं, लेकिन आपके अपने इतना बड़ा घर में कितना बड़ा एसेट पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर हमने क्या कोस्टल डेवलपमेंट करनी है या किस तरह उसका एक पूरा प्लान बन चुका है। पोर्ट कासिम आपका इंडस्ट्रियल पोर्ट है, सारी इंडस्ट्री कराची की वहाँ है। वो भी एक बड़ा मज़े का था, जो मैंने जैसे आपसे अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि वहाँ 1.5 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन की वैल्यू लगाई हुई थी, और मार्केट वैल्यू थी जी 4-5 करोड़ रुपए की। नदीम बाबर पोर्ट बोर्ड में रहे हैं पहले, तो उनको पता है कि वहाँ होता क्या था, कि वो 1.5 करोड़ रुपए तो होता था ऑफिशियल, और बाकी 1.5 करोड़ रुपए बंटवारा ऊपर से लेके नीचे तक। सबके घर तो चलने थे ना, मिनिस्टरों के भी और बाकी लोगों की भी। तो वो असल जो 4-5 करोड़ का प्लॉट था वो तो हमने रीवैल्यूएट कर दिया। अब हम इंडस्ट्रियल प्लॉट हमने दोबारा बेचना अलाउ कर दिया पोर्ट कासिम को कि वो लीज करें, लेकिन हमने रीवैल्यूएट करके इंडस्ट्री का प्लॉट 4 करोड़ में कर दिया, और अगर वेयर हाउस लगाना है तो 6.5 करोड़ में।
ताकि वो जो पैसा रिश्वत में जाता था वो डायरेक्टली पोर्ट के अंदर आया। वो तकरीबन 1600 करोड़ रुपए का जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री हमारे पास ज़मीन की, जब हम ये सारा लीज कर चुके हैं, तकरीबन 1600 करोड़ रुपए पोर्ट कासिम को उसका एक्स्ट्रा मिलेगा। उस पैसे से हमने क्या करना है, उस पैसे से हम ऑल्टरनेट चैनल भी ड्रेच कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो वहाँ तकरीबन 8 और नए टर्मिनल लग जाएंगे। वो एक एक टर्मिनल 150 से 200 मिलियन डॉलर की उसकी वर्थ होती है, वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है पर टर्मिनल। सो ये पोर्ट कासिम के अंदर भी बहुत सारी मेजर चेंजेस कर दिए हमने। हम एक और कंपनी खोल रहे हैं जिसकी हमें प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दी है और अब बेसिकली उसकी जो बैक एंड वर्क हो रहा है, मरीन सर्विसेज कंपनी, क्योंकि वो आप अगेन फॉरेन एक्सचेंज बचाते हैं, आप ड्रेजिंग करते हैं 15-20 मिलियन डॉलर की जो मेंटेनेंस मिट्टी निकालते हैं ताकि वो समंदर की बर्थ वो जो जहाँ जहाज लगता है डीप रहे,